नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज हम हिंदी शिक्षण पर ही एक और वार्ता करने जा रहे हैं और आज का भी अपना प्रकरण रहेगा भाषा की शिक्षण विधियां। क्योंकि जितनी शिक्षण विधियां हमने अब तक पढ़ी हैं उनके अलावा भी कुछ विशेष विशेष शिक्षण विधियां और हैं जिनसे हमारी विशेष रीट की परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए अपन एक और वार्ता शिक्षण विधि पर ही करेंगे कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां भाषा के प्रभावित बना सकती हैं। लेकिन आज की अपनी वार्ता प्रारंभ हो उससे पहले हम हमारे पिछली वार्ता के विशेष प्रश्नों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमने जो पिछली बार 2 प्रश्न पूछे थे उनमें पहला प्रश्न था कौन सी विधि आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है। 4 विकल्प थे: श्रव्य भाष्य विधि, भाषा वैज्ञानिक विधि, अनुकरण परिष्करण विधि या अंतर्बोध विधि। तो इसका सही उत्तर था अंतर्बोध विधि, क्योंकि आर्मी मेथड में श्रव्य भाष्य का प्रयोग होता है, सुनने बोलने का प्रयोग होता है। भाषा वैज्ञानिक तौर पर सिखाई भी जाती है सुनने और बोलने के आधार पर। इसमें अनुकरण और परिष्करण भी होता है, हम दूसरे का अनुकरण करके स्वयं में विशिष्टता लाते हैं, लेकिन स्वतः मन में नए भाषा के शब्द नहीं बना सकते, इसलिए यह अंतर्बोध से संबंधित नहीं है। दूसरा है कि इस विधि में टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीविजन इत्यादि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अपने पास 4 विकल्प थे: द्विभाषा पद्धति, समवाय पद्धति, व्यतिरेक पद्धति और भाषा संसर्ग पद्धति। तो इसका सही उत्तर था भाषा संसर्ग पद्धति, क्योंकि जब किसी छात्र को किसी भाषा से संबंधित ज्ञान कराने के लिए हम वार्ता के द्वारा, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, ग्रामोफोन के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा उसी भाषा को बार बार प्रस्तुत करते हैं तो वह उसे सीख जाता है। इसलिए इस विधि में टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीविजन आदि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की चर्चा, और आज की चर्चा को भी हम एक प्रस्तावना प्रश्न के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। और आपका पहला प्रश्न है, किस विधि में शब्द को भाषा की इकाई माना जाता है। 4 विकल्प हैं: साहचर्य विधि, उद्बोधन विधि, प्रबोधन विधि या व्याख्यान विधि। तो इसका सही उत्तर है साहचर्य विधि। अब देखिए साहचर्य विधि क्या होती है, उसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे, यानी हम चर्चा करेंगे कि आखिर साहचर्य विधि क्या होती है। तो देखिए, शिक्षण की यह एक अभिनव विधि है, नवीन विधि है, नूतन विधि है। इसमें कार्ड व चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्ड पर बने चित्र व शब्दों के मध्य साहचर्य स्थापित हो जाता है। यानी हम छात्र के समक्ष एक कार्ड जिस पर एक चित्र बना होता है और जो चित्र बना होता है उसी का नाम उस कार्ड पर होता है। हम 2 कार्ड भी ले सकते हैं कि एक पर चित्र हो और एक पर शब्द हो। विशेषकर हम उन चित्रों को लेते हैं जिनकी जानकारी छात्रों को पहले होती है लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता। इसलिए जब उनके सामने वो चित्र लाया जाता है तो उस चित्र को वह पहचान जाता है, और जब उस चित्र के साथ उस शब्द को देखता है तो फिर उसे धीरे 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 आत्मीकरण कर लेता है। उस शब्द और चित्र के मध्य वह साहचर्य स्थापित कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि यह चित्र दिखाकर शब्दों को सिखाने की विधि होती है। इसलिए इसे देखो और कहो विधि भी कहते हैं, क्योंकि जिस चित्र को देखा है उसी को देखकर उसका क्या नाम है यह बच्चे से सुना जाता है, इसलिए इसे देखो और कहो विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शब्द को भाषा की इकाई माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण वाक्य बोलकर छात्र को भाषा बोलना नहीं सिखाया जाता, अपितु शब्द के माध्यम से भाषा सिखाने का प्रयत्न किया जाता है। यह विधि यूरोप में अधिक प्रचलित है। वस्तुतः अपने यानी भारत में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे
प्राथमिक स्तर के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, जो पुस्तकें बनाई जाती हैं, उनमें रंगीन चित्र होते हैं और चित्रों के नीचे या ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, किंतु हम इसी से इतिश्री कर लेते हैं, केवल पुस्तकों से ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो शब्द होते हैं उनके लिए हम कार्ड या अन्य किसी विधि का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहां पर यह कम प्रचलित है। इसका यह भी कारण है क्योंकि यहां विद्यालयों में अध्यापकों की भी कमी होती है, और दूसरा कारण है कि यहां पर विद्यालय में धन की भी कमी होती है, यानी इतना बजट विद्यालय स्तर पे नहीं दिया जाता कि प्रतिदिन शब्द सिखाने के लिए अलग अलग कार्डों को बनाया जा सके। वस्तुतः यह मोंटेंसरी विधि द्वारा विकसित एक विधि है। इसमें चित्रों के माध्यम से शब्द पहचान करवाने के उपरांत कार्डों में से शब्द की पहचान करवाई जाती है। जैसे पहले शब्द और चित्र को साथ दिखाया, फिर उस शब्द को पढ़ना सिखाया, उसके बाद जब वह शब्द और चित्र में साहचर्य स्थापित कर लेता है, तब सिर्फ शब्द उनके सामने लिखे हुए प्रस्तुत किए जाते हैं और उनको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि ये क्या है, यानी उस शब्द का उच्चारण करवाया जाता है। इसलिए इसे कहो और देखो और कहो विधि भी कहते हैं। तो इसमें चित्रों के माध्यम से शब्द की पहचान करवाने के बाद कार्डों में से शब्दों की पहचान करवाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी कमी इस विधि की यही है कि इसमें लिखने का अभ्यास नहीं होता। यानी आप ये कह सकते हैं कि भाषा को जिस क्रम से पढ़ाया जाना चाहिए था, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना, उसका पूर्ण अनुपालन इसमें नहीं होता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। बाकी प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि है और प्राथमिक स्तर पर इसमें अच्छे से शब्दों की पहचान करवाई जा सकती है। मनोवैज्ञानिक पद्धति भी है, छात्रों की रुचि भी बनी रहती है और उन्हें अधिक से अधिक क्रियाशील भी रखा जा सकता है। लेकिन भाषा के सिद्धांतों की अवहेलना होती है और विशेषकर लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता। अब हम एक आगामी प्रश्न के द्वारा एक और विधि की चर्चा करेंगे। प्रश्न है, किस विधि में अध्यापक अपने अनुभवों का दृष्टांत, कथा, कहानी इत्यादि के माध्यम से अधिक प्रयोग कर सकता है? साहचर्य विधि, उद्बोधन विधि, प्रबोधन विधि या व्याख्यान विधि? तो वो है नंबर 4, व्याख्यान विधि। अब हम ये बात करेंगे आखिर व्याख्यान विधि होती क्या है और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो व्याख्यान विधि, इस व्याख्यान विधि को प्रवचन विधि भी कहा जा सकता है, यानी हम इसे प्रवचन विधि भी कह सकते हैं। इस विधि में अध्यापक विषय वस्तु पर अपना पूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पूर्व पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है कि हमें कितना पढ़ाना है, अपितु अध्यापक अपने अनुभव के आधार पर उस विषय वस्तु को किसी भी प्रकार के विषय से जोड़कर प्रस्तुत कर सकता है। जैसे हम यदि पाठ्य पुस्तक विधि की बात करें तो उसमें एक अध्यापक एक निश्चित दायरे में बंध जाता है कि उसको कितना बताना है, कितना पढ़ाना है, लेकिन जब वह व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है तब एक अध्यापक अपने संपूर्ण अनुभव का प्रयोग अवश्य करने लग जाता है। इसमें छात्र ध्यानपूर्वक संपूर्ण व्याख्यान को सुनते हैं और व्याख्यान के उपरांत संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर अपने विचारों को समाहित करते हुए लेख लिखते हैं। यानी इस विधि में अध्यापक जब अपना व्याख्यान पूर्ण कर लेता है तो उसके बाद वह उन छात्रों को उस व्याख्यान के आधार पर कुछ लेख लिखने के लिए कहते हैं, जिसमें छात्र अपने भी विचारों को उसमें समाहित कर सकते हैं। व्याख्यान के दौरान अध्यापक अधिक सक्रिय रहते हैं और छात्र श्रोता मात्र होने के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः व्याख्यान के दौरान उद्दीपकों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे उद्दीपकों का प्रयोग किया जाना भी चाहिए
जो छात्रों को सक्रिय कर सकें, जैसे कहानी सुनाना, विशेष दृष्टांत देना, प्रत्यक्ष वस्तु दिखाना, प्रश्न पूछना और भी कई प्रकार के उद्दीपकों का प्रयोग अध्यापक कर सकता है। इन उद्दीपकों में प्रश्न वह उद्दीपक होता है जो अध्यापक के पास सदैव उपस्थित रहता है, जिसका वह किसी भी परिस्थिति में प्रयोग कर सकता है और जिसका प्रयोग करके छात्रों को अधिक से अधिक क्रियाशील बना सकता है। इस विधि का प्रयोग गूढ़ शास्त्रीय विषयों में अधिक किया जाता है और प्रश्नोत्तर इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि व्याख्यान विधि में आप ये कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह कल्पना, तर्क, विचार व चिंतन मनन के अवसरों में बाधक होता है। क्यों बाधक होता है? क्योंकि छात्र अपना तर्क नहीं दे सकता, छात्र उस विषय पर अपना विचार नहीं रख सकता, चिंतन नहीं कर सकता और कल्पना भी नहीं कर सकता। वह केवल अध्यापक के द्वारा दिए गए व्याख्यान के इर्द गिर्द ही घूम सकता है। वह केवल उतना ही विचार कर सकता है, उतना ही सोच सकता है जितना कि अध्यापक ने बताया है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर इसे हम उचित विधि नहीं कह सकते। लेकिन जो गूढ़ शास्त्रीय विषय होते हैं, जिनमें हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें हम चिंतन मनन नहीं कर सकते जब तक कि उसके विषय में सुन न लें, उन गूढ़ शास्त्रीय विषयों के लिए यह एक उपयुक्त विधि है और अच्छी विधि भी है। यह शिक्षक आधारित प्रणाली है और विशेषकर रचना शिक्षण हेतु इसका अधिक से अधिक उपयोग होता है। हम किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर यदि बच्चों से रचना कार्य करवाना चाहें तो उसके लिए यह विधि सर्वोत्कृष्ट विधि कही जा सकती है, सबसे अच्छी विधि कही जा सकती है। उसके बाद अपन आगे की वार्ता करें तो उसके लिए भी आपके पास एक प्रश्न है। प्रश्न है, सामूहिक शिक्षण प्रणाली किस शिक्षण विधि को कहते हैं? जिसके लिए अपने पास 4 विकल्प हैं: दल शिक्षण, इकाई विधि, सूत्र विधि और समवाय विधि। तो इसका सही उत्तर है दल शिक्षण। अब हम चर्चा करेंगे कि दल शिक्षण क्या होता है, किस रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है और किस रूप में कहां तक ये सफल हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं दल शिक्षण की। इसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में किया जाता है, यानी सामान्य विद्यालयों में इसका प्रयोग न करके बीएड या बीएसटीसी जैसे महाविद्यालयों में, जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं, उन महाविद्यालयों में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके द्वारा प्रशिक्षु अध्यापकों में अध्यापन संबंधित योग्यताओं को बढ़ाया जाता है। यानी आप यहां सामान्य ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते बल्कि क्रियाकलापों को बढ़ा सकते हैं। उन प्रशिक्षु अध्यापकों में अध्यापन की कुशलताओं को बढ़ा सकते हैं जो भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं। इसमें कक्षा को एक से अधिक अध्यापकों द्वारा संबोधित किया जाता है, जिसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। यानी एक ग्रुप में अध्यापक कक्षा कक्ष में आते हैं और छात्रों को सिखाते हैं। जो अध्यापक जिस कौशल में कुशल होता है वह उसी से संबंधित विशेषताओं को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों में योग्यता का विकास किया जा सके। जैसे प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, पुनर्बलन कौशल में जो जिस भी कौशल में योग्य है वह उसी कौशल को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। इसका प्रयोग विद्यालय स्तर पर नहीं किया जा सकता, अनुदेशन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा अनुदेशन को विशेष तौर पर और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है ताकि छात्रों में योग्यताओं का विकास हो सके।
इसके बाद एक और प्रश्न हम एक और विधि के लिए आपके सामने रख रहे हैं। प्रश्न है, किस पद्धति में बालक अनुभवों द्वारा ज्ञानार्जन करता है? विकल्प हैं पंचपदी पद्धति, किलपैट्रिक पद्धति, मूल्यांकन उपागम या एक चक्रीय उपागम। तो इसका सही उत्तर है पंचपदी पद्धति। यानी पंचपदी पद्धति से बालक अपने अनुभवों द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। अब हम वार्ता करेंगे कि पंचपदी पद्धति क्या होती है। तो पंचपदी पद्धति, पंचपदी विधि, जर्मनी शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट इस विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अनुसार शिक्षण मनोवैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। यानी हम यूं ही आवश्यक अनावश्यक रूप से छात्रों को शिक्षण नहीं कराकर एक मनोवैज्ञानिक रूप से उनको शिक्षण कराना चाहिए। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व अर्जित ज्ञान से उसे जोड़ना अत्यंत जरूरी होता है। वरना क्या होता है कि छात्र अध्ययन तो कर लेता है, अधिगम तो कर लेता है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में करता है जिन्हें आपस में वह जोड़ नहीं पाता। और यही कारण होता है कि हम बहुत सारी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं। यानी हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो तथ्य ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए कोई काम के नहीं होते। इसलिए श्री हर्बर्ट ने हमें एक विधि दी है, विशेष प्रकार की विधि, जिसका नाम है पंचपदी विधि, जो कि हमारे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ती है और हमें विशेष शिक्षण उपलब्ध कराती है। क्या होती है इसके आगे और अपन चर्चा करें। तो हर्बर्ट के अनुसार इस विधि में 4 पद होने चाहिए। यानी इन्होंने सबसे पहले इसमें कुल 4 पद दिए थे, जो हैं स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और व्यावहारिक प्रयोग। हर्बर्ट ने प्रस्तुतिकरण, स्मृति स्तर व ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया। इन्होंने कहा कि छात्रों के समक्ष प्रस्तुतिकरण एक विशेष प्रकार से होना चाहिए ताकि वो उसके लिए तैयार हो सकें और सीख सकें। नंबर 2, स्मृति स्तर तक अधिगम जाना चाहिए और ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और व्यावहारिक प्रयोग इन्होंने जरूरी माना। लेकिन उनके शिष्यों ने इनमें और अधिक विशिष्टता लाई। जैसे उनका एक शिष्य था जीलर, और जीलर ने सर्वप्रथम स्पष्टता को 2 भागों में विभक्त किया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। इनका एक अन्य शिष्य था राइन, उसने इसी में एक अन्य उपकथन को जोड़ा और जिसका नाम रखा गया उद्देश्य कथन। इसके बाद अपन बात करें तो इसका वर्तमान स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले है इसमें प्रस्तावना। क्या होती है? तो छात्रों को अध्ययन हेतु मानसिक रूप से तैयार करना प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रस्तावना से तात्पर्य है नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से जोड़ना। छात्रों से प्रश्न के माध्यम से और विषय वस्तु से जोड़ा जाता है। यानी इसमें छात्र प्रश्नों के माध्यम से विषय वस्तु से जुड़ते हैं और उन प्रश्नों की संख्या 3 से 4 होती है। इन 3 से 4 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न होता है वो सदैव और सदैव पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। यदि वह पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ हो तो अध्यापक इसके लिए कोई विशेष कथन कह सकता है, कहानी सुना सकता है। उसके बाद अन्य जो 2 या 2 प्रश्न होते हैं वो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने की ओर वाले होते हैं, और जो अंतिम प्रश्न होता है वो सदैव समस्यात्मक होता है ताकि छात्र विशेष तौर पर उस पर अपना ध्यान एकाग्रचित कर सके। प्रस्तावना से पूर्व यदि आवश्यकता पड़े तो दृष्टांत, कथन, कथा या प्रत्यक्ष वस्तु का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रस्तावना के उपरांत उद्देश्य कथन के माध्यम से प्रकरण की जानकारी दी जाती है, जो कि तात्कालिक उद्दीपक का कार्य करती है। यदि अपन उद्देश्य कथन का प्रयोग नहीं करें
तो आप ये कह सकते हैं कि छात्रों को एक विशिष्ट उद्दीपक नहीं मिलता है। जैसे एक छोटा सा कथन आपको कहता हूं, कुएं से यदि 10 आदमी मिलकर भी मोटर निकालें तो उन्हें बहुत जोर आता है, लेकिन यदि 4 या 5 आदमी भी हों और एक उद्दीपक के साथ कार्य करें तो बिल्कुल भी जोर नहीं आता। जैसे यदि वो 4 या 5 आदमी एक साथ रस्सा खींच रहे हों और खींचते समय अपने यहां पे बोला जाता ना ए लो, एक साथ ए लो बोलते ही उनका जोर लगता है और आसानी से 5 आदमी भी 10 आदमियों जितना कार्य कर देते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े उद्दीपक का कार्य करता है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। प्रकरण की जानकारी के पश्चात विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि संपूर्ण विषय वस्तु छात्र आसानी से समझ सकें। यानी प्रस्तुतिकरण में विशेष ध्यान रखना होता है। आप इसे इसका मूल ढांचा कह सकते हैं पूरे के पूरे विषय वस्तु के प्रकरण का। इसमें प्रस्तुतिकरण करते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रखनी चाहिए। जैसे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, बोध प्रश्न, काठिन्य निवारण आदि सभी प्रस्तुतिकरण के अंग हैं। अतः हमें सभी का सही सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। जितना अच्छे ढंग से हम इनका प्रयोग करेंगे, हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सरल बनेगा और छात्र उतनी ही रुचि लेंगे। तीसरा इसमें होता है तुलना। छात्रों के पूर्व संचित ज्ञान व नवीन ज्ञान की तुलना आपस में की जाती है तथा अन्य विषयों के साथ भी ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है। शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का समाधान दृष्टांत, उदाहरण आदि के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद है सामान्यीकरण। विषय वस्तु को पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से अपने पूर्व ज्ञान के साथ तुलना करके स्वयं के सिद्धांत बनाकर छात्र स्मृति स्तर की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी उनको वह स्मरण हो जाता है। और आप जानते हैं कि यही इस विधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य भी था, स्मृति स्तर की प्राप्ति कर लेना। और स्मृति स्तर की प्राप्ति तभी कर पाते हैं जब वह पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से अपने पूर्व ज्ञान की तुलना नवीन ज्ञान के साथ करने लग जाते हैं। पांचवा इसमें प्रयोग। मूल्यांकन, गृह कार्य इत्यादि के माध्यम से छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करने लग जाते हैं। इनसे इनका ज्ञान स्थायी हो जाता है और वह अपने संपूर्ण उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। यानी अध्यापक अपना संपूर्ण उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। अब कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2-3 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न है दल शिक्षण से संबंधित सही कथन नहीं है। पहला विकल्प है 2 या अधिक शिक्षक होना, अनुदेशन की प्रभावी प्रणाली होना, मात्रात्मक विकास में प्रभावी होना और विशेषज्ञों व शैलियों का ज्ञान होना। कौन सा कथन दल शिक्षण से संबंधित सही कथन नहीं है? दूसरा प्रश्न है निम्न में से द्विभाषी पद्धति से संबंधित सही कथन नहीं है। विकल्प हैं अनुवाद शिक्षण द्वारा होना, सम्मेलनों व गोष्ठियों में प्रयोग किया जाना, छोटी कक्षाओं में यह असंभव है और मातृभाषा शिक्षण में उपयोगी है। द्विभाषा पद्धति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? विकल्प हैं व्यवहारिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष, भाषा वैज्ञानिक पक्ष या इनमें से कोई भी नहीं। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। हम अन्य कुछ विशेष विधियों के साथ आगामी वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।